हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि अमेरिकन वेस्टर्न ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 10 फरवरी 2021 से। यह फिल्म बेस्ड है 2016 की पॉलेट जाइल्स की इसी नाम के नॉवल पर और इस फिल्म को डायरेक्ट किया वेटरन डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास ने और इसके मेन लीड एक्टर है टॉम हैंक्स। अब पॉल ग्रीनग्रास और टॉम हैंक्स, ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली है इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स का कि इन्होंने इससे पहले, मुझे याद है, फिल्म की थी 2013 में कैप्टन फिलिप्स, जो कि उस साल 6 ऑस्कर अवार्ड कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर और बेस्ट स्क्रीन प्ले। अब जो वेटरन डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास है, उनकी फिल्मोग्राफी इतनी इंप्रेसिव है जैसी कोई हद नहीं। मुझे याद है 2002 में उन्होंने एक फिल्म की थी ब्लडी संडे, जो कि उस साल की बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इतनी पॉपुलर थी और उसने उस साल का गोल्डन बियर अवार्ड भी जीता था। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट किया बॉर्न सीरीज, जिसमें 2004 की बॉर्न सुप्रीमेसी, उसके अलावा 2007 की बॉर्न अल्टीमेटम और फिर 2016 की जेसन बॉर्न। 2006 में उन्होंने डायरेक्ट की थी यूनाइटेड 93, जिसके लिए उनको एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन था बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में। हॉलीवुड वेस्टर्न डायरेक्ट करने के लिए वो हमेशा ही एक्साइटेड थे और जब उनको मौका मिला उस फिल्म में तो उन्होंने सबसे पहले चूज किया टॉम हैंक्स को, जिनके बारे में वो कहते हैं कि उनके चेहरे की लकीरों से पता चल जाता है कि उन्होंने कितना अनुभव जिया है। अब टॉम हैंक्स भी दुनिया के बेहतरीन कलाकारों में से है और उनकी भी ये पहली वेस्टर्न फिल्म है। 1993 में फिलाडेल्फिया और 1994 में फॉरेस्ट गंप के लिए 2 कंसेक्यूटिव सालों में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले टॉम हैंक्स की कई नोटेबल फिल्में हैं। इनमें सबसे नोटेबल है 1998 की सेविंग प्राइवेट रायन, उसके अलावा है फिर 2000 की कास्टअवे, फिर 2002 की रोड टू पर्डिशन, 2015 की ब्रिज ऑफ स्पाइस और उसके बाद 2016 की सली। कई सारे अवार्ड्स और रिकग्निशन से नवाजे टॉम हैंक्स और फिर डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास का जो नया वेंचर है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, ये थिएट्रिकली रिलीज हुआ था 25 दिसंबर 2020 को और इसके रिव्यूज काफी पॉजिटिव थे। कहानी एक वॉर वेटरन कैप्टन की है और सेट 1870s में, जब कम्युनिकेशन का मेन साधन अखबार था और वो भी प्रोमिनेंट बड़े बड़े शहरों में ही आया करता था। इसलिए इस कैप्टन का काम ये होता है कि शहरों के अखबारों को ले जाकर वो रिमोट गांव में जाकर उन खबरों को सुनाता था लोगों को ग्रुप में बुलाकर। अब देश दुनिया की खबरों से अवगत कराने की जिम्मेदारी इस कैप्टन की होती है, जो अलग अलग गाँव में जाकर ट्रैवल करता है और ऐसे में उनको एक लड़की मिल जाती है जिसके माँ बाप की हत्या हो गई है और उस लड़की की भाषा न कैप्टन को समझती है, न कैप्टन की भाषा उस लड़की की समझती है और वो लड़की वल्नरेबल है। अब समझ में नहीं आता कैप्टन को कि इसका क्या किया जाए, तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस लड़की को मैं उसके घर तक पहुंचाऊंगा। अब उस लड़के को लेकर चलने के बाद की जो उसकी जर्नी है उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं, कई सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन जर्नी के अंत तक ये दोनों कैरेक्टर्स बिना एक दूसरे की भाषा जाने के एक दूसरे के करीब आ पहुंचते हैं और साथ ही साथ दर्शक भी इन दोनों पात्रों के करीब आने में सक्षम हो जाते हैं। इस 118 मिनट की फिल्म में एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, एक सिंप्लिसिटी है और एक लीनियरिटी है और मैं कम से कम आपको 6 रीजंस दे सकता हूं इस फिल्म को देखने के। सबसे पहला रीजन है हीरोइज्म। इस फिल्म में 2 बार हीरोइज्म नजर आता है। सबसे पहले तब जब एक असहाय लड़की को बिना उसकी भाषा समझे उसे उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हीरो लेता है और कई सारी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। दूसरी बार उसका हीरोइज्म तब दिखाई देता है जब वो एक गैंग लीडर के कहने के बावजूद भी उस अखबार को नहीं पढ़ता जो वो पढ़ने के लिए कहता है, बल्कि उस अखबार को पढ़ता है जहां पर उस गैंग लीडर के खिलाफ विद्रोह की बात कही गई हो और उसके कारण उस जगह पर बगावत हो जाती है। इस वाकयात से हमें मालूम पड़ता है कि उस हीरो में वो हीरोइज्म है, साथ ही साथ वो हीरोइज्म के साथ ही उसकी निडरता और उसका आत्मविश्वास छुपा हुआ है। दूसरा रीजन है पॉल ग्रीनग्रास का डायरेक्शन। वेस्टर्न फिल्मों में ज्यादातर एक्शन की बहुतायत होती है, उसमें होते हैं काउबॉयज, उसके बाद गन फाइटर्स, उसके बाद रिवॉल्वर्स, राइफल्स, हैट्स, कर्चिप्स, बेंडानास, काउबॉय बूट्स और उसके अलावा बहुत सारा नॉनसेंसिकल एक्शन भी होता है। लेकिन ऐसे जॉनर में एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग और इमोशनल कहानी बताने का हुनर इस डायरेक्शन ने दिखाया, जो तारीफ काबिल है। तीसरा रीजन है डेरियस वॉल्स्की की सिनेमेटोग्राफी। इस पॉलिश सिनेमेटोग्राफर ने वेस्टर्न लैंडस्केप को इतना ब्यूटीफुली कैप्चर किया है और इतनी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी किया है कि ऐसा लगता है कि कोई रोमांटिक पोएट्री आप देख रहे हो।
चौथा रीजन है म्यूजिक। म्यूजिक स्कोर किया है जॉन न्यूटन हॉवर्ड ने, जो कि काफी एंगेजिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है और कई बार म्यूजिक से कहानी आगे बढ़ती है और आपको एंगेज रखने में समर्थ होती है। पांचवा रीजन है टॉम हैंक्स। ये एक्टर कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करता, ना ही अपनी चॉइस ऑफ फिल्म से और ना ही अपनी परफॉर्मेंस से। इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस ने एक अलग ऊंचाई हासिल की है। इतना नेचुरल और इतना माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है उनका कि वो भी इस साल के ऑस्कर्स के बेस्ट एक्टर कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट की रेस में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। और छठा रीजन है हेलेना जेंगल। इस 12 साल की जर्मन एक्ट्रेस ने गजब की मैच्योरिटी दिखाई है विक्टिम लड़की के किरदार में, और साथ ही साथ टॉम हैंक्स के साथ काम करके भी उन्होंने अपना पहनापन और उन्होंने इस तरीके का रोल किया है कि अपने आप ही हमको उस पात्र के प्रति सहानुभूति पैदा हो जाती है, जो कि उस कलाकार की जीत है। तो ये है वो 6 रीजंस, और इसके अलावा जो सबसे सिग्निफिकेंट है इस फिल्म में वो है टॉम हैंक्स और हेलेना जेंगल की केमिस्ट्री। इन दोनों किरदारों को एक दूसरे की भाषाएं नहीं आती, उसके बावजूद भी दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट है, और साथ ही साथ वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाने की कोशिशें करते हैं। ये चीजें काफी इंस्पायरिंग होती हैं, जो कि दूर दराज की कहानियों में हमें नजर आती हैं, इसलिए दूर दराज की कहानियां भी हमें अपनी लगती है। ऐसी ही है न्यूज ऑफ द वर्ल्ड, गो फॉर इट।